नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीप रीडर्स अकेडमी में। मैं आज आपके लिए फिर से एंशिएंट हिस्ट्री के ऋग वैदिक काल के टॉपिक्स का टेस्ट सीरीज लेकर आ गया हूँ। इसी तरह से मैं पहले भी आपका इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ, आप उन्हें भी ज़रूर देखिए और आगे भी इसी तरह से और भी नए नए टॉपिक्स की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। और आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के पास कौन सा है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग के पास है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी अर्थवेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, ऑप्शन डी यजुर्वेद में। इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा वैदिक ग्रंथ है जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी कोई अन्य देवता। इन चारों में से बताना है ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए होता था। तो यहाँ पे आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है इन चारों में से। तो देखिए इस आंसर का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, अग्नि देवता। अग्नि देवता को जो है प्रथम, हर मंडल के जो है प्रथम सूक्त जो है अग्नि देवता के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का प्रयोग किस कृषि उत्पाद हेतु किया गया है? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूं। इन चारों में से बताना है ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का प्रयोग किस कृषि उत्पाद हेतु किया गया है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे चारों दिए हैं, करेक्ट आंसर इसमें से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। यव शब्द जो है वो जौ कृषि उत्पाद के लिए प्रयोग किया गया था ऋग्वेद में। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक सदा नीरा का वर्तमान नाम क्या है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी नर्मदा। इन चारों में से आपको बताना है वैदिक सदा नीरा का वर्तमान नाम क्या है। तो देखिए इन चारों में से जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी गंडक। वैदिक सदा नीरा का वर्तमान नाम गंडक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी वितिस्ता, ऑप्शन डी यमुना। किस नदी को माते तमा, देवी तमा या नदी तमा से संबोधित किया गया है? आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है कौन सा इन चारों में से। तो देखिए यहाँ पे इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। सरस्वती नदी को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ऑप्शन ए परुष्णी नदी, ऑप्शन बी सरस्वती नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी अस्किनी नदी। इन चारों में से आपको बताना है कि 10 राजाओं का जो प्रसिद्ध युद्ध था वो किस नदी के किनारे लड़ा गया है। तो देखिए इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, परुष्णी नदी। 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था प्रसिद्ध वो आपका परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में निष्क का प्रयोग एक आभूषण के लिए किया जाता था, परंतु परवर्ती काल में इसका उपयोग इस अर्थ में हुआ है। पहला ही शस्त्र, ऑप्शन बी कृषि औजार, ऑप्शन सी लिपि, ऑप्शन डी सिक्का। इन चारों में से आपको बताना है कि निष्क का प्रयोग परवर्ती काल में किस उपयोग के लिए किया जाता था। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है।
देखिए इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। निष्क का प्रयोग परवर्ती काल में सिक्के के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी चांदी के सिक्के। इन चारों में से आपको बताना है कि प्राचीन भारत में निशाका से क्या जाने जाते थे। तो देखिए इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, स्वर्ण आभूषण। निशाका को जो है स्वर्ण आभूषण से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन ए कान का, ऑप्शन बी गला का, ऑप्शन सी बाहु का, ऑप्शन डी कलाई का। इन चारों में से बताना है ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो देखिए इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। ऑप्शन ए छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी कठोपनिषद, ऑप्शन डी कैनोप उपनिषद हो जाएगा। इन चारों में से बताना है नचिकेता और यम के बीच जो सुप्रसिद्ध संवाद है वो किस उपनिषद में मिलता है। आपको बताना है करेक्ट आंसर इसका। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। नचिकेता और यम के बीच जो सुप्रसिद्ध संवाद था वो कठोपनिषद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन ए लोपामुद्रा, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी लीलावती, ऑप्शन डी सावित्री। इन चारों में से बताना है कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। करेक्ट आंसर आपको बताना है इन चारों में से कौन सा था। तो देखिए इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा ने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी गंगा। इन चारों में से आपको बताना है करेक्ट आंसर कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चित या वर्णित नदी कौन सी थी। तो देखिए इन चारों में आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है। सिंधु नदी जो है वो सर्वाधिक वर्णित नदी थी वैदिक साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए एकबटाना में, ऑप्शन ए बी बोगजकोई से, ऑप्शन सी बेबीलोन से, ऑप्शन डी बिशोटुन से। इन चारों में से बताना है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखिए आपका इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बोगजकोई से ये अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी रामायण में, ऑप्शन सी भगवत गीता में, ऑप्शन डी जातक कथा में। इन चारों में से आपको बताना है कि भक्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। भगवत गीता में भक्ति का उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी रुद्र, ऑप्शन डी प्रजापति। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? आपको करेक्ट आंसर बताना है इन चारों में से। तो देखिए इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। प्रजापति की जो 2 पुत्रियां हैं उन्हें सभा और समिति के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुस्मृति में सरस्वती और दुष्वती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था। ऑप्शन ए आर्यवर्त, ऑप्शन बी सप्तसैंधव, ऑप्शन सी ब्रह्मवर्त, ऑप्शन डी
ब्रह्म ऋषि देश। आपको इन चारों में से बताना है कि सरस्वती और दुष्वती नदियों के बीच के प्रदेश को क्या पुकारा जाता था। तो देखिए आपका इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, ब्रह्मवर्त। सरस्वती और दुष्वती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवर्त के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन वेदांग लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी लगत, ऑप्शन डी लाटदेव। तो इन चारों में से आपको बताना है वेदांग लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त कौन है। तो देखिए इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, लगत। लगत जो है वो वेदांग लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक स्मृति में यह कथन मिलता है कि राजपत्र कपड़े पर या ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी परसर स्मृति, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन डी शंख स्मृति। इन चारों में से आपको बताना है कि किस स्मृति में राजपत्र कपड़े पर या ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे, ये बताना है किसमें ये कथन पाया गया था। तो देखिए यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चन, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। निम्न में से किस एक स्मृति में यह कथन मिलता है कि राजपत्र कपड़े पर या ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी परसर स्मृति, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन डी शंख स्मृति। इन चारों में से आपको बताना है कि जो कौन सी स्मृति है कि उसमें यह कथन मिलता है कि राजपत्र कपड़े पर या ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे। तो आपको इन चारों में से करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सी स्मृति थी वो। तो देखिए इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, मनुस्मृति में यह कथन मिलता है कि राजपत्र कपड़े पर या ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति है? ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन सी मनुस्मृति, ऑप्शन डी बौधायन। इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति कौन सी है। तो देखिए इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, मनुस्मृति सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुस्मृति पूर्णता संबंधित है? ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से, ऑप्शन बी कानून से, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र से, ऑप्शन डी राज्य कार्य पद्धति से। इन चारों में से आपको बताना है कि मनुस्मृति पूर्णता संबंधित है। देखिए इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है, समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति पूर्ण रूप से समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऑप्शन ए भूमि को, ऑप्शन बी गाय को, ऑप्शन सी स्त्रियों को, ऑप्शन डी जल को। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। तो देखिए इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में गाय को जो है मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौ अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में मुख्य रूप से नाम आता है? ऑप्शन ए मलेच्छों का, ऑप्शन बी दासी और दस्युओं का, ऑप्शन सी पणियों का, ऑप्शन डी निषादों का। इन चारों में से आपको बताना है कि गौ अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में मुख्य रूप से नाम किसका आता है। तो देखिए इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम करेक्ट आंसर है, पणियों का। गौ अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में मुख्य रूप से पणियों का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए बकरी के लिए, ऑप्शन बी गाय के लिए, ऑप्शन सी हाथी के लिए, ऑप्शन डी घोड़े के लिए। इन चारों में से बताना है ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो यहाँ पे देखिए इन चारों में से जो आपको है करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद में अगन्या शब्द का प्रयोग जो है गाय के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी परवर्ती साहित्य में, ऑप्शन सी ब्राह्मण में, ऑप्शन डी उपनिषद में। इन चारों में से बताना है किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो देखिए आपको जो है मोक्ष की चर्चा जो है वो आपको उपनिषद में मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो वैदिक साहित्य कौन सा है? वो आपका उपनिषद है जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडको उपनिषद से, ऑप्शन बी कठोपनिषद से, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आपको बताना है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो देखिए इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, एकदम करेक्ट आंसर मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास 25 क्वेश्चन है। इसी तरह से मैं आपके लिए और भी टॉपिक्स की वीडियो लाता रहूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और न्यू वीडियोस को पाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए और आपको वो तुरंत ही मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद।